वीडियो ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 में हम अपना चैप्टर 4 कंटिन्यू कर रहे थे। चैप्टर 4 था हमारा जिसमें हम डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, अब हम आगे उसे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, इससे पहले हम पढ़ चुके थे अपने डिसेबिलिटीज़ के बारे में, डिसऑर्डर्स के बारे में। डिसऑर्डर में हमने कई सारे डिसऑर्डर पढ़े, ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में आपको कंटेंट्स मिल जाएंगे। आगे अब हम पढ़ेंगे इसके जो नेक्स्ट टॉपिक हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, डिसेबिलिटी एटिकेट्स। तो डिसेबिलिटी एटिकेट्स होते क्या हैं, तो पहले हम वो समझ लेते हैं। इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। ये एक सेट है किन्हीं गाइडलाइंस। गाइडलाइंस का मतलब जो हमारे दिशा निर्देश होते हैं उनको हम गाइडलाइंस कहते हैं। डीलिंग स्पेशली विद हाउ टू अप्रोच पर्सन विद डिसेबिलिटी। मतलब ये कुछ ऐसे दिशा निर्देश होते हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें जो पर्सन डिसेबल है या फिर जो पर्सन यहाँ पर हम कहते हैं कि फिजिकली रिटार्डेड है, तो उसको यहाँ पर हम उससे हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए। उसको अगर हम बात कर रहे हैं या उसके साथ हम बैठ रहे हैं या उस तक पहुँच रहे हैं, तो हमें उसके साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। दैट ऑल कम्स अंडर द डिसेबिलिटी एटिकेट्स। या फिर और सिंपल लैंग्वेज में कहें, डिसेबिलिटी एटिकेट्स का मतलब जो डिसेबल्ड पर्सन है या जो डिफरेंटली एबल पर्सन है, हमें उनके साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए इन अ डिसेंट मैनर। तो यही हमें सिखाता है क्या, डिसेबिलिटी एटिकेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब डिसेबिलिटी एटिकेट्स में कौन कौन से ऐसे एटिकेट्स आते हैं जो हमें जब हम किसी डिसेबल पर्सन से मिले तो हमें करने चाहिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है, अवॉइड द आउटडेटेड वर्ड्स लाइक हैंडीकैप्ड से पर्सन विद डिसेबिलिटी। मतलब जो हमारे पहले के वर्ड्स होते थे, जैसे कि कोई पर्सन अगर फिजिकली प्रॉब्लम है उसको, तो हम उसे हैंडीकैप कहते थे। तो नॉर्मली आप लोगों को भी पता होगा कि हैंडीकैप वर्ड अगर हम नॉर्मली अब किसी को बोलते हैं, सो वो अब इतना अच्छा भी नहीं लगता, मतलब सामने वाले को भी सुनने में बहुत ही अजीब सा लगता है। तो हमें इस हैंडीकैप वर्ड को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अब हमें इसके बदले में क्या बोलना चाहिए, पर्सन विद द डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब जैसे कि पर्सन हु आर ब्लाइंड, पर्सन जो कि ब्लाइंड है, पर्सन हु आर डेफ, पर्सन जो कि डेफ है, या फिर इनको हम कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, अवॉइड लीनिंग और हैंगिंग ऑन अ पर्सन व्हील चेयर। अगर कोई पर्सन किसी स्टिक का इस्तेमाल कर रहा है या फिर किसी व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहा है, तो देखिए ये चीज़ें इनकी जो एक डेली रूटीन है, लाइफ है, उसका एक पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल पर्सन जो होते हैं उनकी व्हील चेयर से या फिर उनकी स्टिक से अगर खेलते हैं, उन पर हैंग करते हैं, लीनिंग करते हैं, उनसे मतलब उनको बार बार उस पर, कुछ बच्चे हो जाते हैं उस पर खेलते हैं बैठ के, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उन लोगों को काफ़ी बुरा लगता है। उसके बाद दे रखा है आपका, यूज शेक हैंड्स। ऐसे लोगों से हमें नॉर्मली क्या करना चाहिए, शेक हैंड करना चाहिए। उसके बाद आपका दे रखा है, लिसन केयरफुली एज वेल एज अटेंटिवली। अब यहाँ पर जो ऐसे लोग होते हैं उनकी बातों को हमें केयरफुली सुनना चाहिए और अटेंटिवली, अटेंटिवली मतलब बिल्कुल ध्यान देकर सुनना चाहिए, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि हम उन्हें अवॉइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है, हैव पेशेंस एंड वेट फॉर द पर्सन टू फिनिश। जब ऐसा कोई पर्सन या जिससे आप जो भी फिजिकली डिसेबल्ड है उस पर्सन से अगर आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि कुछ पर्सन होते हैं उन्हें अपनी बात करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, या फिर वो स्लो प्रोसेस में थोड़ा सा बोलते हैं, उनको कोई न्यूरोलॉजिकल अगर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ऐसे लोगों की बातों की ख़त्म होने का हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और फिर अपनी बातों को स्टार्ट करना चाहिए। पहले उनकी बात खत्म होने का वेट करें, फिर अपनी बात स्टार्ट करें। उसके बाद दे रखा है, फॉर डेफ। डेफ का मतलब जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो अगर डेफ पर्सन की बात करें, सो टैप पर्सन ऑन द शोल्डर और वेव योर हैंड। हमें क्या करना चाहिए, जो डेफ पर्सन होते हैं उनके लिए, अभी डेफ है कोई इंसान, अगर उसको थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम है, तो अगर हम ज़्यादा चिल्लाकर बात करेंगे तो उसे भी अजीब लगेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर जब हम उससे मिलते हैं तो या तो हमें उसके शोल्डर पर, कंधे पर टैप करना चाहिए, या फिर हमें उसकी तरफ वेव, हाथ हिलाना चाहिए, ताकि वो हमें पहचान सके। उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है, एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अब देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है, एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज विद स्पेशल नीड। अब यहाँ पर नॉर्मली जो आपका 2021 का सेशन है उसके लिए टॉपिक डिडक्टेड है, बट आगे हो सकता है ये आपका दोबारा से ऐड हो जाए, इसलिए मैं इसे वीडियो में ले रही हूँ। ठीक है, तो आप अगर 2021 के सेशन से हैं तो आप इसे अवॉइड कर देंगे, अदरवाइज अगर आपका और कोई सेशन है तो आप इसे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद अब इसमें दे रखा है हमें कि ऐसे
कौन कौन से फायदे हैं जो कि फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा स्पेशल नीडेड चिल्ड्रन को दिए जाते हैं। मतलब अगर कोई पर्सन किसी में डिसेबिलिटी है, डिसऑर्डर है, तो फिजिकल एक्टिविटीज कराने से उसको क्या क्या बेनिफिट्स या क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है सबसे पहला फिजिकल इम्प्रूवमेंट। ऑब्वियस सी बात है, देखिए कुछ जो ऐसे बच्चे होते हैं डिसेबल या डिफरेंटली एबल, तो वो क्या करते हैं, वो नॉर्मली अकेला रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो जब उनको हम फिजिकल एक्टिविटीज में धीरे धीरे इन्वॉल्व करते हैं तो उनकी बॉडी की बहुत सारी चीजें, जैसे कि फिजिकल इंप्रूवमेंट। अब फिजिकल इंप्रूवमेंट में क्या, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये सारे इंप्रूवमेंट उनकी धीरे धीरे फिजिक्स में आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपका देखा है मेंटल इंप्रूवमेंट, उनको मेंटली भी इंप्रूव होते हैं। मेंटल इंप्रूवमेंट मतलब जैसे कि हमारा ब्रेन है, ठीक, तो ब्रेन नॉर्मली हमारा क्या करता है, मेंटली एक्सरसाइज करता है। जब हम इसको कुछ सोचते हैं या ऐसे कुछ काम देते हैं थिंकिंग करने का, तो ये वर्क करना स्टार्ट करता है। वैसे ही जो यहाँ पर फिजिकली जो डिसेबल्ड या चैलेंज बच्चे होते हैं, उनको जब हम किसी गेम्स में लगाते हैं, एक्टिविटीज में लगाते हैं, तो उनका ब्रेन भी धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करता है। इससे उनकी वेलनेस भी इंप्रूव होती है। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है सेल्फ एस्टीम, उनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है। उन्हें भी लगता है कि यस दे कैन डू इट, वो भी और बच्चों की तरह खेल सकते हैं या वो भी ऐसे कामों को कर सकते हैं। उसके बाद दे रखा है रिड्यूस द लेवल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। जब वो और बच्चों के साथ खेलते हैं या और अपने ही जैसे कई सारे उनको बच्चे दिखते हैं, उनके साथ जब वो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो क्या होता है, रिड्यूस द लेवल ऑफ एंजाइटी, एक चिंता, तनाव और जो ऐसा डिप्रेशन, ऐसा जो एक लेवल होता है जो कि अकेले रहने से आता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चा बाहर निकलेगा तो वो अपने यहाँ पर उसकी जो भी चिंता है, फिक्र है, या जो अकेले में बैठ के वो सोचता है खुद के बारे में, वो सारी जितनी भी थिंकिंग होती है, जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग होती है, वो धीरे धीरे हटने लगती हैं। उसके बाद है कॉग्निटिव बेनिफिट। कॉग्निटिव बेनिफिट में क्या आता है, हमारे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं वो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में आते हैं। तो यहाँ पर जब कोई बच्चा खेलता है तो ऑब्वियस सी बात है, उसको जो प्रॉब्लम्स होती है डिसलेक्सिया की या हाइपर एक्टिविटी की, उनको हम उनकी फिजिकल एक्टिविटीज में चेंज करते हैं, जिससे क्या होता है, उनका जो कॉग्निटिव जो भी डिसेबिलिटी है उसको क्या मिलता है, बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बाद इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, उनका सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है। सोशल इंटरेक्शन क्या, जैसे कि हम सब जानते हैं ह्यूमन इज अ सोशल क्रीचर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन कैसे, जब वो और लोगों के साथ बच्चे खेलते हैं, उनके साथ मिलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, उन्हें कई लोगों के बीच में उठना बैठना, कैसे लोगों से बात होती है, एक हेजिटेशन की जो फीलिंग होती है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। उसके बाद है बेटर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, उनकी जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगती है। क्योंकि जब बच्चे बाहर जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं, तो वो क्या करता है, उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है, और जैसे ही स्ट्रेस लेवल कम होता है, उनका जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो भी धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। उसके बाद हमारा दे रखा है रिड्यूस रिस्क ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन लाइक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्लीप। नॉर्मली अब यहाँ पर हमने सबसे लास्ट दे रखा है कि ऐसे बच्चों में जो और भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, या फिर रातों को नींद ना आना, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि देखिए, जब जो हमारी बॉडी है इट्स जस्ट लाइक अ मशीन, तो जब हम इसे प्रॉपर वर्क नहीं करते तो हो सकता है रात को हमें अच्छे से नींद ना आए। तो यहाँ पर जब हम अपने इस तरीके के बच्चों को फिजिकली एक्टिविटीज़ कराते हैं तो वो थक जाते हैं, और ऑब्वियस सी बात है, थकने की वजह से उनकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है, जो नींद है, वो बहुत ही अच्छी आती है। उसके बाद उनकी जब बॉडी वर्कआउट करती है तो उनका जो ब्लड प्रेशर है या फिर जो डायबिटीज़ है वो सब क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, या फिर इस तरीके की बीमारी के अगर रिस्क हैं तो वो चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ओके, this is it for today.